नमस्ते बच्चों, सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आरोह पाठ्य पुस्तिका का गद्य से पाठ गलता लोहा शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। सबसे पहले हम शेखर जोशी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इनका जन्म 1932 में हुआ था, अल्मोड़ा गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कोशिका गढ़वा, सात के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है इनका कहानी संग्रह है। एक पेड़ की याद इनका शब्द चित्र संग्रह है। इन्हें सम्मान भी मिला था। सम्मान का नाम था पहल सम्मान। पिछली सदी का छठवां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियां लिखनी शुरू की और देखते ही देखते कहानी विद्या साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी नई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। शेखर जोशी की कहानियां विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी है। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी कौन होता है? जो पढ़ने में बहुत होशियार होता है। एक मेधावी किंतु निर्धन बालक युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जाति अभिमान बेमानी हो जाते हैं। बेमानी का अर्थ होता है अर्थहीन हो जाते हैं। सामाजिक विधि निषेधों का अर्थ होता है समाज द्वारा जातिगत भेदभाव के आधार पर बने हुए नियमों को ताक पर रखना यानी एक तरफ रखकर वह धनराम लोहार के आफर पर बैठता है। आफर का अर्थ होता है भट्टी, जहां पर लोहारगिरी का कार्य किया जाता है। तो समाज के द्वारा जातिगत भेदभाव के आधार पर जो नियम बने हुए थे और सबको जाति के आधार पर कार्य बांट दिए गए थे, उन नियमों को भी एक तरफ रखकर मोहन, जो कि उच्च वर्ग का होते हुए भी वह धनराम लोहार जो कि नीची जाति का है, उसके आफर पर जाकर बैठता ही नहीं है, उसके काम में अपनी कुशलता को भी दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है। मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा है। जैसे कि लोहे को ऊंचे तापमान पर गर्म करके उस पर कड़ी चोट लगानी पड़ती है, तब जाकर उसे नया आकार दिया जा सकता है। ये लोहा समाज के जातिगत भेदभाव के आधार पर बनी कठोर विचारधारा है, जिसे परिस्थितियों के ताप ने एक नया आकार लेने पर मजबूर कर दिया है। जैसे इस कहानी में निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन विपरीत परिस्थितियों के चलते ऐसी मनोदशा में पहुंच जाता है जहां उसके लिए उच्च जाति का अभिमान भी अर्थहीन हो जाता है। गलता लोहा कहानी उस समय की कहानी है जब समाज में जाति पाति का भेदभाव किया जाता था। इस पाठ का मुख्य पात्र मोहन उच्च वर्ग का मेधावी लड़का है। उस समय उच्च वर्ग के लोग नीची जाति के लोगों के व्यवसाय को नहीं अपनाते थे। पुरोहित का पुत्र होते हुए भी मोहन ने अपने पिता के पैतृक व्यवसाय पुरोहिताई को न अपनाकर नीची जाति के लोहारगिरी के कार्य को अपनाने का मन बना लिया, जिसमें वह तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर चुका था। जिस तरह लोहे को गर्म करके एक नया आकार दिया जाता है, उसी प्रकार जाति अभिमान का लोहा अब गलकर नया आकार ले रहा है, जिसे मेहनत कश वर्ग कहा जा सकता है, जिसमें लोग आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, आपस में भाईचारा होता है। जातिगत भेदभाव वहां देखने को
नहीं मिलता है। अब हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं। गलता लोहा। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन में किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनुगुंज शेष थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। ऑफर का अर्थ होता है भट्टी, जहां पर लोहारगिरी का कार्य किया जाता है। निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। निहाई का अर्थ होता है लोहे का एक ठोस ठोस टुकड़ा होता है, जिस पर गर्म लोहे को रखकर पीटा जाता है और उसको आकार दिया जाता है। तो मोहन जो है वह शिल्पकार टोले की ओर गया और उस जब रोज उधर से 3-4 दिनों से गुजर रहा था और वहां पर धनराम लोहार की भट्टी से लोहे को कूटने की आवाज सुनाई देती थी, जिस स्वर को वह दूर से ही पहचानता था। लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कराएगा। बूढ़े बंशीधर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं रह गया था। बूते का अर्थ होता है वश का, अर्थात अब बंशीधर जो है कौन है, मोहन के पिता हैं, जो कि पंडिताई का काम करते हैं। और अब इनकी उनमें इतना सामर्थ्य नहीं था कि वे ये सब काम कर सके, खेतों का काम कर सके। इसीलिए पुत्र ने उनकी सहायता करने के लिए हसुआ लिया। हसुआ होता है दराती, जिसको कहते हैं, जिसे घास काटने के काम आती है। तो वह दराती लेकर और खेत के आसपास जो कांटेदार झाड़ियां उगाई उसको साफ करने के लिए निकल पड़ा। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। अर्थात पंडितों का कार्य करते हुए वह जो भी दान दक्षिणा जो मिलती थी उसी से उनका घर खर्च चलता था, किंतु अब उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह ये भी कार्य कर पाए। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते थे, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने, उससे का अर्थ यहाँ पर लिया है किससे, मोहन से। तो मोहन से सहारा पाने की नीयत से उन्होंने गहरा निश्वास लेना यानी लंबी सांस लेकर कहा, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के यहाँ रुद्री पाठ करना है। रुद्री पाठ क्या होता है, शिव जी की उपासना करने के लिए जो पाठ किया जाता है वह रुद्री पाठ कहलाता है। तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के यहाँ रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2-3 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, अर्थात अब मेरे सामर्थ्य के नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं 2-3 मील सीधी चढ़ाई चढ़ सकूं। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता। कुछ समझ में नहीं आता। मोहन उनका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं है। मतलब मोहन पिता की बात तो समझ गया था कि पिता ये कार्य करने में असमर्थ हैं और वह पुत्र से अपेक्षा करें कि पुत्र उनकी इस कार्य में सहायता करे। लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न तो उसे अभ्यास था। अनुष्ठान क्या होता है, धार्मिक कार्य करने का न तो उसे अभ्यास था, न वैसी गति थी, और न ही उसकी वैसी गति थी, वैसा स्वभाव था। मतलब वो ये सब कार्य को पसंद नहीं करता था, तो इस कार्य में वो कुशल भी नहीं था। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई, अर्थात उसने पिता की बात को सुना अनसुना कर दिया और कोई उत्तर नहीं दिया। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। कुंद का अर्थ होता है जिसमें धार नहीं होती है, अर्थात बोटी कह सकते हैं कि वह हसुआ जो था यानी दराती जो थी वह कुंद हो गई थी, धारहीन हो गई थी। धनराम अपने हाथ में धनराम अपने बाएं हाथ से धोखनी फूंकता हुआ। अब देखो मोहन जो है वह दराती लेकर धनराम की दुकान पर पहुंचा, तो उसने देखा कि धनराम अपने बाएं हाथ में धोखनी फूंकता हुआ। धोखनी क्या होता है, एक लोहे की या बांस की एक नली होती है जिससे फूंक मारकर आग को तेज किया जाता है। तो धनराम अपने बाएं हाथ में धोखनी को फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट रहा था, और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। पारखी निगाहों का अर्थ होता है परखने वाली
निगाहों से देख रहा था। फिर उसने पूछा, मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे? मोहन ने पूछा। देखो, दोनों ही धनराम और मोहन दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़े हुए सहपाठी हैं। इसीलिए अब मोहन जो है धनराम से पूछ रहा है कि मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, अर्थात मर गए होंगे। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में अब देखो, यहाँ से कहानी जो है फ्लैशबैक में जाती है। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लल्ला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूं, आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हो कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। अब यहाँ पर इनके विद्यालय समय की, यानी ये कहानी जो अब आगे फ्लैशबैक में चलती है। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते हैं। यानी कि जब ये दोनों एक साथ विद्यालय में पढ़ते थे उस समय की बात है कि गोपाल सिंह की दुकान पर पहले मास्टर त्रिलोक सिंह रुकते थे, वहाँ हुक्का पीते थे और उसके बाद वे स्कूल में आते थे। तो वे स्कूल में आते हैं, थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, यानी शरारत करते, उठा पटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया हो। मतलब वे सब डर कर एकदम शांत हो जाते मास्टर जी को देखते ही। कड़े स्वर में वह पूछते थे, हैं प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुंचता। संवेद स्वर का अर्थ होता है सामूहिक स्वर या सामूहिक आवाज। त्रिलोक सिंह घुर घुर कर एक एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का अर्थ होता है तेज बुद्धि वाला, का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। मतलब मोहन जो था वह त्रिलोक सिंह मास्टर का चहेता शिष्य था और पुरोहित खानदान का था, यानी ब्राह्मण था और उच्च वर्ग का था और तेज बुद्धि थी उसकी। केवल पढ़ने में ही तेज नहीं था, वह गायन में भी बेजोड़ था, वो गाता भी बहुत अच्छा था, उसकी जोड़ का कोई दूसरा गायक नहीं था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को, फिसड्डी का अर्थ होता है कमजोर बालक को, दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली का अर्थ होता है साथी या सहपाठी, मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से उसके मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता, अर्थात बचपन से उसके मन में बात बिठा दी गई थी कि धनराम नीची जाति का है और मोहन ऊंची जाति का है। पढ़ने लिखने का अधिकार तो ऊंची जाति के लोगों को ही है, नीची जाति के लोगों को तो अपने पैतृक व्यवसाय को ही अपनाना पड़ता है। तो नीची जाति के होने का हीन भाव धनराम के मन में बचपन से ही बिठा दिया गया था। इसी कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। प्रतिद्वंदी का अर्थ होता है विपक्षी या होड़ लगाने वाला। कभी मतलब उसने कभी मोहन से होड़ नहीं लगाई किसी भी कार्य में, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकारी समझता था। अर्थात पढ़ने लिखने पर मोहन ऊंची जाति का है, उसी का अधिकार है, ऐसा धनराम समझता था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रहती थी। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवार के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। तीसरे दर्जे तक अर्थात तीसरी कक्षा तक ही वह स्कूल जा पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनवा किसके का है? धनराम को का है। 13 का पढ़ा सुना तो
12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का पहाड़ा तो उसके लिए पहाड़ हो गया। पहाड़ हो गया यानी उसे याद करना उसके लिए क्या हो गया, पहाड़ के समान हो गया, यानी अत्यधिक कठिन था। तेरे तेरे एकम तेरे, फिर उसने पढ़ा शुरू करा, तेरे एकम तेरे, तेरे दूनी 24। फिर उसने गलत बोल दिया, तेरे दूनी 24 तो गलत बोल दिया। शटाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर मां साहब ने लगाई थी, वह टूट गई। छत गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे तेरा का पढ़ा याद दिलाता हूँ। संटी क्या होता है? लकड़ी होती है एक तरह की पतली लकड़ी। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था, सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर जी को के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता था जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। तो वह मास्टर जी को संतुष्ट करने के लिए यानी मजबूत छड़ी का चुनाव करता था, जैसे मानो खुद के लिए नहीं किसी अन्य को दंडित करने के लिए उस छड़ी का चुनाव कर रहा हो।